Assalamu alaikum. Going to the part 8 of D and F block elements, where we'll discuss about F block, the last part of this chapter, जहाँ पे हम लैंथेनाइट्स और एक्टिनॉइड्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. एग्जामिनेशन में ये 2 मार्क्स का पार्ट है. 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है F ब्लॉक से, बाकी के 6 मार्क्स आपको D ब्लॉक से ही आते हैं. Let's discuss about lanthanoids and actinoids and their general properties. First of all, let's see what do you mean by F block elements. F block elements क्या है? As we define, those are the elements in which the differentiating electron, the last electron, that is differentiating electron, enters in F orbital of anti-penultimate shell. लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट का, अगर वो एंटी पिनल्टीमेट शेल यानी कि थर्ड लास्ट, अगर 4 ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट को आप पिनल्टीमेट बोलेंगे, सेकेंड ऑर्बिट को आप एंटी पिनल्टीमेट बोलेंगे. तो थर्ड लास्ट ऑर्बिट में अगर एफ ऑर्बिटल है, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन उस एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है तो वो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है. So last element in which last electron enters in f orbital of anti-penultimate shell are called as f block elements. इनका और एक नेम है inner transition elements since the n-1 to f orbital, जैसे कि लैंथेनाइड्स में 4f orbital और actinides में 5f orbital, it remains very close to the nucleus. So the other name we give them as inner transition elements. Sometimes we call them as hidden transition elements also, क्योंकि ये elements start होते हैं लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद. उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यूशन जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, लैंथेनम के बाद हाफनियम आता है और एक्टिनियम के बाद रुदरफोर्डियम आता है. ये बीच के एलिमेंट मिसिंग है, यानी कि एक्चुअली उनको प्लेस किया गया है एफ ब्लॉक में, तो इस वजह से हम इनको इन हिडन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. That F block is placed at the bottom of the periodic table, which consists of two series of elements, that is lanthanoids and actinoids. So F block का location down of the periodic table, that is bottom of periodic table पर है, जिसको हम दो रोज में डिवाइड करते हैं और उन दो रोज में 14 एलिमेंट्स होते हैं. एक रो स्टार्ट होता है लैंथेनम के बाद, जो 14 एलिमेंट्स कंटेन करता है उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड्स, बिकॉज दैट रो स्टार्ट्स आफ्टर लैंथेनम, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑल दोज एलिमेंट्स एज लैंथेनाइड्स. और एक चीज़ है, ये लैंथेनम के प्रॉपर्टीज ये 14 एलिमेंट्स से सिमिलर है, इस वजह से नेम हम लैंथेनाइड्स देते हैं, और इसके प्रॉपर्टीज भी इससे मैच होने से हम कभी कभार इनके साथ लैंथेनम के बारे में भी पढ़ते हैं. उसी तरह नीचे एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं 14 elements, उनको हम बोलते हैं actinoids or actinides, as they are again similar with actinium. So we study actinium also along with these elements, and it is similar with the 14 elements. So elements starting after lanthanum, those are called as lanthanoids, and elements starting after actinium, they are called as actinides. General formula या फिर कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block elements is Ng n-2 F 1 to 14 n-1d 0 to 1 ns2. ये पूरे F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं n का मतलब होता है अल्टीमेट शेल यानी कि लास्ट ऑर्बिट, n-1 यानी कि पीनल्टीमेट शेल सेकेंड लास्ट, n-2 मीन्स एंटी पीनल्टीमेट शेल. तो यहाँ पे हर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम देख सकते हैं ये लास्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा. लास्ट ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंपलसरी रहेंगे. पीनल्टीमेट शेल में जो डी ऑर्बिटल है n-1 डी ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी रहते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल एम्प्टी भी रहता है, या फिर कम से कम इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. और एंटी पिनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले एस में जाएंगे, बाद में डी में रिक्वायर्ड है तो डी में जाएंगे, लास्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद लैंथेनाइड्स. ये एफ ब्लॉक के रिलेटेड हो गया, देन विल स्टार्ट विद लैंथेनाइड्स नाउ. So let's see what are lanthanoids. As just now we have told, elements from cerium to lutetium.
which receive last electron in 4f orbital are called lanthanoids. lanthanoids ऐसे elements है जो सीरियम से लुटेटियम तक 14 elements है जिनके f orbital में last electron enter होता है, that is 4f orbital. There are 14 elements in the series which start after lanthanum and are also called as the rare earths. इनको हम और एक नेम देते हैं रेयर अर्थ्स क्योंकि इनकी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबिलिटी बहुत कम है और पूरे मिक्स्ड फॉर्म में भी रहते हैं. सिमिलर एटॉमिक साइज है 14 एलिमेंट्स का लैंथेनाइट्स का, ऑलमोस्ट साइज सेम है जैसा होता है, इस वजह से इनका एग्जिस्टेंस भी अर्थ क्रस्ट में मिक्स्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि आप हर एक लैंथेनाइट को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है. As they are available in the very less quantity in earth crust, that's why we call them as rare earths. They show similarities in their properties due to almost similar size and exist in nature in mixed form, which makes their separation process difficult. यानी कि mixed form में रहने से, size same रहने से, similarities है properties में रहने से, इससे इनका separation बहुत difficult होता है. कौन सा सीरियम है, कौन सा प्रेसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्रॉपर्टीज भी मैच हो रहे हैं, साइज भी मैच हो रहा है और मिक्स फॉर्म में मिल रहे हैं. इन 14 एलिमेंट्स में ये पूरे नेचुरली अकरिंग है और उन नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव नेचर वाला एलिमेंट है. इट इज द ओनली एलिमेंट इन लैंथेनाइट्स व्हिच इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. रेस्ट अदर आर नॉर्मल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइट्स का. लैंथेनाइट्स का अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहला पार्ट आता है नोबल गैस कोर जो होगा जेनॉन का, और इन लैंथेनाइट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो एंटर होते हैं 4f ऑर्बिटल में, 5d ऑर्बिटल में और 6s ऑर्बिटल में. जब पूरे लैंथेनाइट्स का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स दे एंटर इन s ऑर्बिटल 6th ऑर्बिट का, d ऑर्बिटल ऑफ 5th ऑर्बिट एंड f ऑर्बिटल ऑफ 4th ऑर्बिट. तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइट्स के लिए. यहाँ पे देख सकते हैं लैंथेनाइट्स जो भी हैं स्टार्ट होते हैं सीरियम, प्रेसियोडाइमियम Pr सिंबल, नियोडाइमियम Nd, प्रोमीथियम Pm, it should be Pm here, samarium Sm, europium Eu, gadolinium Gd, gadolinium, terbium Tb, dysprosium Dy, homium Ho, erbium Er, thulium Tm, ytterbium Yb, lutetium Lu. So here this is Pm promethium and this is gadolinium, Ni आना है यहाँ पे gadolinium Gd, right? So these are all the 14 elements present in lanthanoids starting from cerium and ending to lutetium. थोड़े names complicated है यानी कि ज़रा टफ होते हैं लेकिन प्रैक्टिस करो याद हो जाएंगे. कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. सीरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 58, तो पहले जेनॉन 54, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पहले एंटर होते हैं एस ऑर्बिटल में क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, हालांकि आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ की है, उसके बाद 5d है, उसके बाद 6s, यानी कि सबसे कम इसकी है, उससे थोड़ा ज़्यादा 5d ऑर्बिटल और सबसे ज़्यादा एनर्जी 4f की है. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, बाद में हायर एनर्जी, बाद में हायर एनर्जी. तो 54 के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन 56 हो जाएंगे. अब बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और f में एक जाता है. ये एक एनामलस कॉन्फ़िगरेशन है सीरियम का. इंस्टेड ऑफ गेटिंग 4f2 विल गेट 4f1 एंड 5d1. d ऑर्बिटल रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद फिर से अगर आप प्रेसियोडाइमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो चुका था, अब ये फिर से f में शिफ्ट हो जाएगा, तो f में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने के बजाय अब टोटली हो जाएंगे 3. So like this, when you move down continuously you will find s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है. पूरे 14 एलिमेंट्स में s इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन s ऑर्बिटल. d में कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स में d में एक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और f में देख सकते हैं कंटिन्यूसली f ऑर्बिटल फिल अप होते जा रहा है. So 6s2 is common for all. 4f orbital configuration is changing of all elements.
सबका F4F ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक दो एलिमेंट्स का सेम है और बाकी पूरे जो है यहाँ पे एक दो एलिमेंट का सेम है, क्यों सेम है डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये d ऑर्बिटल, ये तो एनामलस नेचर हो गया। अब यहाँ पे गैडोलिनियम में d में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब पहले आप यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जेनॉन 4f7 5d0 6s2 हो गया। तो 4f7 7 यानी कि f में f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे d में 5 होते हैं, p में 3 होते हैं, उसी तरह f में जो है 7 सब ऑर्बिटल्स आते हैं। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाफ फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड होने के बाद इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की। इस वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गैडोलिनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो 4f8 होने के बजाय अपनी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस 8th इलेक्ट्रॉन को, लास्ट इलेक्ट्रॉन 64th इलेक्ट्रॉन को जो है d में शिफ्ट कर देता है। so that 64th electron will go in d orbital, so that half filled configuration remains as it is, so that it gives stability. It will be giving stability to that particular atom. तो यहाँ पे 4f7 5d0 6s2 यूरोपियम के लिए है और गैडोलिनियम के लिए xe 4f7 5d1 6s2। ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। एनोवलस कॉन्फ़िगरेशंस अक्सर 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम क्वेश्चन आ सकता है। मिस्टेक क्या करते हैं हम, कॉमन जो मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो हिसाब से लिखते हैं, जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा, F में 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख जाएंगे आप, D को छोड़ देते हैं। तो एक्चुअली करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f7 5d1 6s2। फिर नेक्स्ट टर्बियम को आएंगे तो वो d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फिर से F में शिफ्ट हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 9। 7 थे, 8 होने का था, अब ये भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा 9, 10 11 12 13 progressively the electrons are entering in the f orbital. Now when you come to ytterbium, यहाँ पे देखते हैं f orbital completely filled हो चुका है, it has completely filled, so it is now attaining completely filled orbital stability. अब जब आप ल्यूटेटियम को आएंगे, s में तो कुछ भी जगह नहीं है, अभी पूरे ऑर्बिटल्स फिल हो चुके हैं, तो completely filled ऑर्बिटल रहने से अब वो 71st इलेक्ट्रॉन 71th वाला इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में एंटर होगा। तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स है जिसका कॉन्फ़िगरेशन एनोमलस है। एक है सीरियम 4f1 5d1 6s2, दूसरा है गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2 और यहाँ पे लुटेटियम 4f14 5d1 6s2। Why they are showing this type of anomalous configuration? Because half filled and completely filled orbitals are more stable. इसके अलावा भी extra stability of half filled and completely filled orbitals is shown by यूरोपियम आएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, गैडोलिनियम आएगा, यटरबियम एंड लुटेटियम। एलिमेंट्स विच हैव 5d1 कॉन्फ़िगरेशन इज सीरियम, गैडोलिनियम एंड लुटेटियम। उसमें गैडोलिनियम और लुटेटियम के पास हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी है। अगर जो भी एलिमेंट्स है जिसमें हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी आ रही है वो टोटली जो है 4 है, यूरोपियम, गैडोलिनियम 4f7 4f7 है, ytterbium and lutetium, that is 4f14 4f14. So this is the electronic configuration for lanthanides. नेक्स्ट जाते हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में। जनरल वेरिएशन है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। खैर यहाँ पे आपको अक्रॉस द पीरियड ही देखना है क्योंकि अक्रॉस द सीरीज लैंथेनाइड सीरीज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सीरियम से लुटेटियम एटॉमिक साइज जैसा कॉमनली अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, यहाँ पे भी डिक्रीज होता है लेकिन वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली, यानी कि चेंजेस हार्डली 10 पिकोमीटर का चेंजेस आते हैं सीरियम से लुटेटियम तक जाने तक। मतलब एक एलिमेंट का अगर आप साइज चेक करते जाएंगे या तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा या फिर हार्डली 1 पिकोमीटर का डिफरेंस आएगा। दैट इट गोज ऑन डिक्रीजेस बाय 1 पिकोमीटर और समटाइम्स इट रिमेन्स सेम। तो यानी कि सीरियम से लुटेटियम तक आप पूरे एलिमेंट्स का साइज चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट डिफरेंस एंड तक आएगा हार्डली 10 पिकोमीटर का, और आयोनिक रेडियस डिक्रीज होता है हार्डली 7 पिकोमीटर से।
17 पिकोमीटर से, मीन्स द डिक्रीज इन द साइज इज नो डाउट इट इज डिक्रीजिंग बट वेरी वेरी स्लोली। इस डिक्रीज को हम नेम देते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोल के, क्योंकि रेगुलर डिक्रीज होते जा रहा है, ऐसा कोई अप एंड डाउन नहीं देखेंगे आप। अगर आप उसका ग्राफ चेक करेंगे तो इस तरह कंटिन्यूसली जो है यूनिफॉर्म मैनर में वो डिक्रीज होते जाएगा। यू विल बी गेटिंग ए linear type of graph like this from cerium to lutetium. So this regular decrease of atomic size and ionic size of lanthanides from cerium to lutetium with increase in atomic number is called lanthanide contraction. Very important question, 1 mark के लिए अभी आ सकता है या फिर 2 marks के लिए उसको cause या उसके consequence के साथ पूछते हैं। What do you mean by lanthanide contraction? It is the decrease or regular decrease of atomic size of lanthanides from cerium to lutetium with increase in atomic number, right? अब डिक्रीज होने की वजह वही कॉमन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लैंथेनाइड्स में, जो 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम रहती है। तो शील्डिंग इफेक्ट कम रहने से न्यूक्लियस 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाता है। So force of attraction between nucleus and outermost electron increases due to poor shielding effect of 4f orbital electrons. That's why the size goes on decreases. That decrease in size we call it as lanthanide contraction. तो definition लिखना है आपको, decrease in atomic size of lanthanides with increase in atomic number. अगर उसका आपको cause पूछते हैं तो it is due to poor shielding effect of 4f orbital electrons and increase in effective nuclear charge. Main reason ये है क्योंकि effective nuclear charge तो across the period बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ main और एक force जिसके वजह से lanthanide contraction हो रहा है वो क्या है, poor shielding effect of 4f orbital electrons. अब इससे होता क्या है, ऑलरेडी हम D ब्लॉक में भी पढ़े हैं, 3D से 4D साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है। इवन 5D सीरीज और 6D सीरीज एलिमेंट्स का साइज भी सेम होता है। इसका रीजन वहाँ पे हम डिस्कस करे थे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, F ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज कम होना। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, D ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका साइज रेगुलरली कम होने से इफेक्ट ट्रांजिशन सीरीज के 4D एलिमेंट्स और 5D एलिमेंट्स का साइज, 5D एलिमेंट्स लार्जर होना था, लेकिन ये 14 एलिमेंट्स के बाद अब जब आप हाफनियम को आएंगे तो साइज ऑलमोस्ट ऊपर उसके जो जिरकोनियम होता है उसके बराबर हो जाता है। सो ओवरऑल द कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट क्या है यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये है कि 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। It is an important consequence of lanthanide contraction. 4D and 5D series elements have similar atomic size. अब जैसे कि एग्जाम्पल जिरकोनियम 4D सीरीज एलिमेंट्स में आता है, उसके बिल्कुल नीचे आता है हाफनियम। तो एक हिसाब से जो हम वेरिएशंस पढ़ते हैं, हाफनियम लार्जर साइज का होना था जिरकोनियम से, लेकिन ये 14 एलिमेंट्स के बाद जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या हो जाता है, हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट जिरकोनियम के बराबर हो जाता है। So that is the important consequence or effect of lanthanide contraction. Second, lanthanide series elements show similar physical and chemical properties, which becomes very difficult to separate these elements in pure state. Similar size almost decrease तो हो रहा है no doubt, लेकिन hardly 1 picometer का difference है, तो हम इसको generally consider करते हैं they are all similar in their atomic size. जब atomic size similar है तो definitely इनके physical और chemical properties भी same रहेंगे, और इनका सेपरेशन भी, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में इनकी अवेलेबिलिटी भी मिक्स फॉर्म में रहती है। ये साइज फैक्टर की वजह से, सिमिलर साइज रहने से, इनके फिजिकल और केमिकल अपीयरेंस सेम रहने से मिक्स फॉर्म में मिलते हैं और इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड्स, ये पूरे मेटल्स, इनके कंपाउंड्स बेसिक नेचर वाले हैं, और इनके हाइड्रोक्साइड्स अगर डिस्कस करेंगे, इन हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर अक्रॉस द सीरीज, सीरियम से लुटेटियम कम होते जाता है, क्योंकि
लेफ्ट साइड पार्ट जो भी है सीरियम से जब हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन राइट साइड जब जाते हैं कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। वहां पे ये MOH बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा। व्हेन इट बिकम्स स्ट्रांग इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। स्टार्टिंग पार्ट में सीरियम की तरफ ये MOH बॉन्ड वीक रहता है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो बेसिक होते हैं। जैसा ही आप सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम आगे बढ़ते जाएंगे, ये बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, इस वजह से बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और इन तीनों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये जो कॉमनली एग्जाम में पूछते हैं, वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम आर हैविंग सिमिलर एटॉमिक साइज, इसका रीजन आपको लिखना है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स ऑल। ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। पूरे लैंथेनॉइड्स का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, क्योंकि इनका हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा है अभी। 6s2 में कंपलसरी 2 इलेक्ट्रॉन है, 5d में कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर ये एम्प्टी होता है, और 4f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये एलिमेंट्स, ये 4f ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, इट इज ऑलमोस्ट बरीड, यानी कि बहुत नियरेस्ट हो जाता है न्यूक्लियस के, क्योंकि एंटी पिनल्टीमेट शेल में है, इट रिमेन्स वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से ये जो सीरियम से पूरे ल्यूटेटियम तक जो एलिमेंट्स हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जब आप अप्लाई करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले चले जाएंगे, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएगा, और उसके बाद हार्डली f में से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 4 तक पॉसिबिलिटी है। इस वजह से जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एलिमेंट्स का होता है, स्टेबल जो होता है +3 होगा। 2 electrons from s orbital, if there is 1 electron in d orbital it will be lost, अगर नहीं है तो f में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। so their common and stable oxidation state is +3। all lanthanoids they have common oxidation state as +3। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 भी एग्जिबिट करते हैं और +4 भी एग्जिबिट करते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, लेकिन फाइनली वो अपने +3 फॉर्म में या तो ऑक्सीडाइज होके +3 फॉर्म में आ जाते हैं या फिर रिड्यूस होके +3 फॉर्म में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4 is also shown by some lanthanides to achieve stable configuration like 4f0, 4f7 and 4f14। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन से स्पीशीज को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसको हासिल करने के लिए एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट कभी +2 भी एग्जिबिट कर सकते हैं, कभी +4 भी एग्जिबिट कर सकते हैं, अदर देन +3। अब जैसे कि सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2 था। सीरियम 3+ लेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सीरियम 4+ लेंगे तो F में भी जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चले जाएगा, ताकि ये एम्प्टी हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो सीरियम +4 हो जाएगा। सो एम्प्टी ऑर्बिटल इज अगेन स्टेबल। वही यूरोपियम में 4f7 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी इसमें नहीं रहते हैं, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यूरोपियम में 5d0 होता है, 6s2 होता है, तो इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इस वजह से ये +2 एग्जिबिट करेगा। सेम यटरबियम जो लुटेटियम से पहले आता है और ये यूरोपियम गैडोलिनियम से पहले आता है, तो यटरबियम में भी +2 स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे, 5d0 ही है, 4f14 रहेगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से, और यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से ये दो स्पीशीज यूरोपियम और एटरबियम 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लेकिन इनके सॉल्यूशंस जब हम प्रिपेयर करेंगे तीनों के, अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है, तीनों के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट्स भी है
जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट वो पर्टिकुलर कंपाउंड में +3 नहीं है, तो वो अपने आप को जो है +3 फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके दैट इज बाय ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके दैट इज बाय रिडक्शन। इस वजह से उनका नेचर बदल जाता है, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब जैसे कि सीरियम +4 फॉर्म में, सॉल्यूशंस में ये क्या करता है, अपने आप को जो है +3 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। it decreases its oxidation number from +4 to +3. Decrease in oxidation number is reduction, so it acts as an oxidizing agent. जो भी सीरियम कंपाउंड है जहां पे सीरियम का चार्ज 4 है, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। यूरोपियम है, यूरोपियम +2 है, लेकिन ये भी हाफ फिल्ड रहने के बाद भी सॉल्यूशंस में और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म होते वक्त एंथैल्पी ऑफ आइटमाइजेशन इन्वॉल्व है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बाद एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन रहता है, और बाद में हाइड्रेशन रहता है। ये तीनों फैक्टर्स मिला के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, जिससे यूरोपियम +3 स्टेट रीच हो जाएगा। अगर ये +3 फॉर्म में जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वही होगा, ये भी +3 फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, एंड दे act as reducing agents. They act as reducing agents. So overall आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, कोई भी लैंथेनाइड होने दो, अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है या +4 है, तो समझ जाओ ना उनका नेचर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वाला रहेगा या फिर रेड्यूसिंग कैरेक्टर वाला रहेगा, क्योंकि वो स्टेबल कब होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रीच होने के बाद। अगर ऑलरेडी +3 है, it remains as it is in solid form as well as in the solution form. Lanthanides in low oxidation state of +2 behave as reducing agent and achieve +3 state, and lanthanides in +4 state act as oxidizing agent to achieve +3 state. वही पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। Cerium 4+ acts as oxidizing agent and becomes Ce3+. E0 वैल्यू भी अगर प्रैक्टिकल मेथड से आप चेक करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि ये इवन वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। It can oxidize water and it will give out high oxygen gas. प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेंगे, लेकिन इनके ऑक्साइड्स फॉर्म में, और वो ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला रहेगा MO2, where M is a lanthanoid element. PrO2, NdO2, TbO2, DyO2 ये पूरे MO2 टाइप मेटल ऑक्साइड्स है, और इन मेटल ऑक्साइड्स में इन चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक होता है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ये फिर से अपने आप को जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ये ऑक्साइड्स पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करके +3 फॉर्म में आ जाते हैं। Eu2+ have half filled configuration, Yb2+ has completely filled configuration, and they act as strong reducing agents. इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से +3 हो जाएंगे, they act as reducing agents. Tb4+ have half filled f orbital and acts as an oxidizing agent. Tb4+ यानी कि गैडोलिनियम के बाद अगर आप देखेंगे टर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में s में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और F9 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा। +4 की स्टेबिलिटी कम होती है, फिर से ये +3 में आके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। So those were all the oxidation state properties and the behavior of the species. कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। Lanthanoids are again silvery white soft metals which become hard across the series with increase in atomic number. They tarnish rapidly in air. Silvery white soft metals है, almost मेटालिक बॉन्ड की वजह से सिल्वरी वाइट अपीयरेंस लस्टर आ जाता है, सॉफ्ट है, मेटालिक बॉन्ड इनिशियली सीरियम और स्टार्टिंग एलिमेंट्स में वीक होता है, जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं एफ ऑर्बिटल फिलअप होते जाता है,
ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएगा और ये स्पीशीज, ये मेटल्स लैंथेनॉइड्स हार्ड होते जाएंगे. They tarnish rapidly in air, means when they are exposed to air they convert into their oxide form slowly and they form a protective layer around them. Tarnishing यानी exposure to oxygen which converts them into their oxide form or an oxide layer will be formed on their surface. ये टार्निशिंग प्रॉपर्टी आ रही इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, और इनके आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच हो जाते हैं. इस वजह से इनका रिएक्टिविटी भी एयर के साथ है लेकिन कम है, लेस दैन द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. Melting point ranges from 1000 to 1200 except samarium which has 1623 Kelvin as its melting point. They are good conductors of heat and electricity and have typical metallic structures. जैसे कि HCP है या CCP है या BCC है, ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है because those structures are unpredictable. First and second ionization energy of these lanthanides is comparable with calcium. जैसे कि ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है कैल्शियम, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकेंड इनसे मैच हो जाती है. इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसी है. नो डाउट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्यूमिनियम की जैसी भी रिएक्टिविटी आ जाती है. शुरुआत के जो एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम के जैसा रिएक्ट होते हैं, बाद वाले एलिमेंट्स मिडवे के बाद, हाफ एलिमेंट्स के बाद, गैडोलिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एल्यूमिनियम के जैसी रिएक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं. थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा वेरी होते जाती है, यानी कि कम ज़्यादा हो जाती है, और कम होती है. लैंथेनम तो खैर ट्रांजिशन सीरीज है, इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस होके ये एम्प्टी f ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है. इट बिकम सेम लाइक स्कैंडियम, एम्प्टी d ऑर्बिटल रहता है, इस वजह से ये थर्ड इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस करेगा. गैडोलिनियम एक इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन दो है, एक d इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों को लॉस करके हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रीच हो जाता है. इस वजह से जो d में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5d1 इलेक्ट्रॉन जो होता है गैडोलिनियम में, वो आसानी से लॉस हो जाएगा. और एक लुटेटियम है, ये भी अपना एक थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करता है ताकि इसको कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी मिल जाए. सो गैडोलिनियम, if I write its configuration, it is 5d 4f7 है, 5d1 है, 6s2 है गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन. ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव कर रहे हैं, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, ये कम हो जाती है. दूसरे एलिमेंट्स, इससे पहले यूरोपियम है, दूसरे एलिमेंट जो है उनका एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, लेकिन गैडोलिनियम का कम हो जाता है. क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लॉस करता है, क्योंकि ये लॉस हो गया तो इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी मिल जाती है. उसी तरह लुटेटियम में ये 4f14 होता है, 5d1 है, 6s2 है. यहाँ पे भी ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं ये बहुत आसानी से लॉस हो जाता है, क्योंकि लुटेटियम को मिलती है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी. सो रीजन आर हियर गिवन इटसेल्फ. थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज और डिक्रीजेस इन लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटेटियम ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली f ऑर्बिटल्स. कलर प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी इनके कंपाउंड्स भी कलर्ड रहते हैं सॉलिड फॉर्म में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में. यहाँ पे भी वही रीजन रहेगा, पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होना है, यहाँ पे पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल रहना है. साथ ही साथ यहाँ पे भी लिगैंड्स इंपॉर्टेंट है. लिगैंड्स के प्रेजेंस में ये भी f ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स स्प्लिट हो जाते हैं, जैसा कि वहाँ पे d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है T2g और Eg फॉर्म में. यहाँ पे f ऑर्बिटल भी तीन अलग अलग सेट्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है. और वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे जंप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं f ट्रांजिशन. द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज f ट्रांजिशन. तो f ट्रांजिशन कब होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी सेट से कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करेंगे व्हाइट लाइट में से, जंप हो जाएंगे हायर सेट के ऊपर,
और रिमेनिंग वेवलेंथ जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर के तौर पे एग्जिबिट हो जाएंगे. तो कलर प्रॉपर्टीज अगेन सेम लाइक डी ब्लॉक, only the thing is here you will be having partially filled f orbital, and in presence of ligands ff transition takes place by absorption of certain wavelengths and they give complementary colors. सिर्फ वो ions जिसमें F0 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यानी कि empty f ऑर्बिटल या फिर completely filled f ऑर्बिटल है, वैसे आयोन्स कौन से भी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने दो, अगर ट्राइवेलेंट फॉर्म में है, क्योंकि ट्राइवेलेंट स्टेबल होता है, +3 स्टेबल होता है, +3 फॉर्म में अगर कोई आयोन F0 कॉन्फ़िगरेशन वाला है या फिर F14 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, वो होते हैं कलरलेस. अब जैसे कि एग्जांपल गैडोनिलियम का ही लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद 4f7 हो जाएगा, 7 पार्शियली फील्ड ही है अभी, राइट, तो ये कलर्ड ही रहेगा. लेकिन सीरियम अगर देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो एम्प्टी एफ ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है, तब वो कलरलेस हो जाएगा. F14 लुटेटियम में आता है. लुटेटियम जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 और ये एक, 4f14 कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, तब इसका कंपाउंड जो भी रहेगा ये कलरलेस रहेगा, या फिर व्हाइट सॉलिड रहेगा, या फिर कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म होगा. ओवरऑल आपको देखना है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन F0 हो रहा है या फिर F14 हो रहा है, तो समझ जाना है कि वो आयन, वो कंपाउंड व्हाइट सॉलिड के फॉर्म में रहेगा या फिर कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा. कुछ बुक्स में F7 भी दिए हैं. F7 कंप्लीटली फिल्ड रहने से स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी विल गो विद ओनली 2 कंडीशंस, F0 एंड F14, क्योंकि F7 में भी पार्शियली फिल्ड f ऑर्बिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो जाएंगे. इस वजह से जब भी आयोन्स F0 कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं या फिर F14, तब समझ जाना वो कलरलेस रहेंगे. They are basic in nature, as they are having very low ionization energy. When they react with water, they form basic solutions, so they are basic in nature. All lanthanoid ions are paramagnetic except those which are having F0 and F14 configuration. जैसा कि कलर प्रॉपर्टी कलरलेस कब होता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन F0 या F14 रहने के बाद. उसी तरह लैंथेनॉइड्स डायामैग्नेटिक रहेंगे F0 और F14 रहे जब. F0 और F14 रहे जब क्या होता है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर. लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी लैंथेनॉइड्स है, एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उनमें रह जाता है, सो दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक. देखना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन देखना है. अगर कॉन्फ़िगरेशन में 4f0 आ रहा है या 4f14 आ रहा है, तो समझ जाना वो डायामैग्नेटिक है. Lanthanoids have very low ability of forming complexes due to low polarizing power. Coordination compounds form करने की ability lanthanoids के पास कम है, क्योंकि चार्ज बाय साइज रेशियो जो होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चार्ज बाय साइज. ये जितना कम रहेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी भी कम होते जाती है. कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना है, स्टेबल फॉर्म होना है, तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होना है. लेकिन इनका पोलराइजिंग पावर कम है, क्योंकि चार्ज भी कम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हार्डली +3 तक ही हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो रहा है तो साइज भी ज़्यादा ही रहेगा. इस वजह से इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी या एबिलिटी बहुत कम है. अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी हुआ तो बहुत ही लेस स्टेबल रहता है. स्टेबिलिटी एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद बढ़ते जाती है. केमिकल रिएक्टिविटी सिमिलर टू कैल्शियम ऑफ अर्लियर मेटल्स, अभी जो बोला हूँ, और आगे के एलिमेंट्स दे रिएक्ट इन सिमिलरली लाइक अल्यूमिनियम. रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम लाइक कैल्शियम और अल्यूमिनियम होती है. स्टार्टिंग पार्ट के एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स के कैल्शियम जैसे रिएक्ट होते हैं, और आगे के एलिमेंट्स अल्यूमिनियम के जैसे रिएक्ट होते हैं. SRP values, standard electrode potential values, they range from -2 to 2.2 to -2.4, and for europium it is -2.0. नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इजीली एक्ट करेंगे, एंड दैट रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम. जैसा ट्रांजिशन सीरीज में भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है. थोड़े एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी एलिमेंट्स का इतने ही रेंज में वैल्यूज हैं,
ऑलमोस्ट सबका नेगेटिव है, इस वजह से रेड्यूसिंग कैरेक्टर सबके पास है, सिर्फ कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है सीरियम से ल्यूटेटियम तक बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो इन एसआरपी वैल्यू से और इनके लो आयनाइजेशन एनर्जी से ये प्रूव होता है कि इनकी रिएक्टिविटी है सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसी या फिर कैल्शियम जैसी या फिर एल्यूमिनियम जैसी। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। जनरल सिंबल हम यूज करते हैं पूरे लैंथेनाइट्स के लिए Ln। Ln स्टैंड्स फॉर लैंथेनाइट्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ ये लैंथेनाइट्स को आप बर्न करेंगे, हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये Ln2O3 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। LnO भी फॉर्म हो सकता है, LnO2 भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन स्टेबल ऑक्साइड्स जो होते हैं Ln2O3 टाइप। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होंगे, हॉट वाटर या वार्म वाटर के साथ इनको आप हीट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाटर के साथ ट्रीट करो, वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये लैंथेनॉइड्स भी आप वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हैलोजेंस के साथ देखेंगे जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, इनके साथ इनका रिएक्टिविटी देखेंगे तो दे फॉर्म हैलाइड्स ऑफ द टाइप LnX3। सेम 13 ग्रुप के हैलाइड्स जैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे उसी टाइप के हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। ये पूरे रिएक्टिविटी 13 ग्रुप जैसे, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, एल्यूमिनियम भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एग्जिबिट करता है। तो जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं इनका जनरल फॉर्मूला 13 ग्रुप के एलिमेंट से मैच हो जाता है, दैट इज लाइक एल्यूमिनियम। they form halides of the type LnX3। डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करो, SRP वैल्यू नेगेटिव है, डेफिनेटली एसिड के साथ ये रिएक्ट होते हैं and they give out hydrogen gas, they displace hydrogen gas from that dilute acids. When treated with dilute acids they give out hydrogen gas। सल्फर के साथ हीट करो, सल्फाइड्स फॉर्म होंगे ऑफ द टाइप Ln2S3। नाइट्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट्स भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं। अल्कली मेटल्स में लिथियम एक ही रिएक्ट होता है, तो लैंथेनम या फिर लैंथेनाइड्स जो भी है ये भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं and they form nitrides of the type LnN, nitrides। And with carbon also at higher temperatures they react with carbon and form carbides of the most stable form LnC2, Ln2C3 या फिर Ln3C2 या फिर LnC2 टाइप के कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं। तो ये इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ये पूरे लैंथेनाइड्स दे कैन रिएक्ट इजीली like second group elements or like 13 group elements, they are forming compounds of the type 13 group elements। uses डिस्कस करेंगे। uses of lanthanides, mish metal alloy, it is a mixture of 95% lanthanoids, पूरे lanthanoids मिला के 95%, जिसमें खासकर सीरियम ज़्यादा रहता है, 5% आयरन रहेगा और स्मॉल परसेंटेजेस ऑफ कैल्शियम, कार्बन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम। ओवरऑल इस मिक्सचर को हम बोलते हैं मिश मेटल। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। alloy of magnesium and mish metal is used in making jet engine parts, क्योंकि हार्डनेस होना ज़रूरी रहता है, इस वजह से alloy of magnesium and mish metal is used in making jet engine parts। they are used in making alloy steel for plates and pipes, जनरल applications है, uses हैं। सीरियम मैग्नीशियम alloy is used in flashlight powders, commonly ignite होने के बाद flashing आ जाता है, they explode out in the form of a flash, जैसे कि एटम बम्स एयर में जाने के बाद जैसे एक्सप्लोड होने के बाद कलर्स आते हैं, खैर वहाँ पे तो हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्रिम्सन रेड प्रोड्यूस करता है, ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करता है, उसी तरह ये सीरियम मैग्नीशियम एलॉयज भी उस तरह के फ्लैशलाइट पाउडर्स में यूज़ करते हैं। सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन गैस मेटल्स। गैस मेटल्स अर्लियर दे वर यूज्ड व्हेनेवर द पावर गोज ऑफ, अब खैर तो इन्वर्टर्स है, पहले गैस मेटल्स या पेट्रोमैक्स बोल के यूज़ करते हैं, उसमें एक थिन क्लॉथ के जैसा एक बल्ब टाइप कवर का क्लॉथ होता है जिसको
थ्रेड रहता है उसको हम पर्टिकुलर नोजल पे टाई करते हैं और पंप करने के बाद इग्नाइट करने के बाद ये ग्लो होता है, सेम बल्ब जैसा ग्लो हो जाता है। मीन्स इट विल नॉट कैच फायर, इट विल बी गिविंग ओनली द ग्लोइंग नेचर एंड इट विल नॉट बर्न, जलता नहीं है, सिर्फ ग्लो देते रहेगा। दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीरियम ऑक्साइड एंड इट्स salts आर यूज फॉर डाइंग कॉटन। कॉटन्स को जो है कलर्ड करने के लिए सीरियम ऑक्साइड फिर यूज होता है एंड इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। Many lanthanoids are used as phosphors in color TV tubes, liquid lasers and in making magnetic and electronic devices. ये applications है lanthanoids के। जाते हैं actinoids को, जो second row होता है F block का। Second row of F block, that is nothing but they are called as actinoids or actinides. यहाँ पे actinoids को अगर define करना चाह रहे हैं तो elements starting from thorium to lawrencium which receive last electron in 5f orbital. लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन एक्टिनाइड्स में 5f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। दे आर ऑल कॉल्ड एज एक्टिनॉइड्स। ये स्टार्ट होते हैं एक्टिनियम के बाद, और एक्टिनियम की भी प्रॉपर्टीज इन लैंथेनॉइड से मैच हो जाते हैं। इस वजह से हम एक्टिनाइड्स के साथ एक्टिनियम को भी पढ़ सकते हैं और उनके प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। इन एक्टिनॉइड्स की स्पेशलिटी ये है कि स्टार्टिंग के थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम ये नेचुरली अकरिंग है। बाकी के यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, पूरा लोरेंशियम तक, पूरे एलिमेंट्स मैन मेड या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं। इस वजह से यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम एक नेम देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग यूरेनियम आइसोटोप्स। दे आर ऑल मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड and they are prepared using uranium isotopes, hence we call them as trans uranic elements. इस रो की स्पेशलिटी ये है कि पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव हैविंग वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड्स, यानी कि यूरेनियम है उसके हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा है, और आगे जैसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स को जाते हैं उनकी हाफ लाइफ एक दिन की होती है या फिर कुछ 2 to 3 minutes की भी होती है। So they are having very long half-life periods also. The starting elements are having very large half-lives, whereas when you go at the end part, they will be having very short half-life period. Half-life का मतलब होता है it is a time interval in which mass of that particular element becomes half. एक ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास हाफ हो जाता है। जब सपोज यूरेनियम अगर आप स्टोर कर रहे हैं 1 kg, अगर उसका हाफ लाइफ कुछ पर्टिकुलर डेज का है तो वो सपोज एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन एक्टिनॉइड एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ मैं बोलता हूँ 30 डेज है। 30 डेज के बाद क्या हो जाएगा, अगर आप 1 kg वो पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर करें हैं तो 30 डेज के बाद उसका मास 500 ग्राम हो जाएगा। इट विल reduce to half ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ वैल्यूज फिक्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ है और कुछ एलिमेंट्स के लिए बहुत ही शॉर्ट है। इट विल रेंज इन मिनट्स और सेकेंड्स ऑल्सो। So that's why because of this problem they prepare artificial actinoids in very small quantities, that is in nanograms, क्योंकि रेडियो एक्टिव कैरेक्टर है, उनके प्रॉपर्टीज भी स्टडी करना डिफिकल्ट है, इस वजह से इनका प्रिपरेशन भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो लैंथेनाइड्स के आप प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड्स के प्रॉपर्टीज बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्टडी करने के लिए, बिकॉज देयर केमिस्ट्री ऑफ studying the lanthanoid actinoid properties is very difficult or very complicated because of their radioactive nature and because of their variable oxidation states. पहले तो important radioactive nature की वजह से इनके आप केमिस्ट्री क्या है, इनका बिहेवियर कैसा है, आप स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। शॉर्ट टाइम में इनका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले थे वो चेंज हो जाती है। और सेकंड दूसरा रीज़न वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड से कंपाउंड इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग रहता है, तब भी इनके प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत डिफिकल्ट रहता है, राइट। So chemistry of actinoids is very complicated because of two important reasons, that is their variable oxidation state and radioactive nature. ये पूरे पॉइंट वाइज मैं दिया हूँ ताकि यहाँ पे इस पार्ट में आपको 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप आते हैं या फिर डेफिनेशन। इस वजह से अब जितना भी डिस्कशन इस सेशन में हो रहा है आप पूरा पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लो।
इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन, यहाँ पे आना है रेडॉन। रेडॉन 5F1 to 14 6D0 to 1 7S2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्टिनॉइड्स का, जहाँ पे हम देख सकते हैं s ऑर्बिटल हर एक एक्टिनॉइड के लिए फिल्ड है, s2 कॉन्फ़िगरेशन है। 6D में एम्प्टी तो रहेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, और 5F ऑर्बिटल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं आता है। इन जनरल हम लिखते हैं 1 to 14। देखते हैं एक्टिनॉइड्स कौन से हैं। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। नेम्स अगर देखेंगे तो ये या तो कोई प्लैनेट से इनका नेम मैच हो जाता है, या कोई साइंटिस्ट से मैच हो जाता है, या फिर कोई कंट्री से या सिटी से मैच हो जाता है, या फिर कोई लेबोरेटरी से मैच हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम यूरानस, नेपट्यून, प्लूटो, अमेरिका, मैडम क्यूरी क्यूरियम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड रेडियम, बर्केली इट इज अ लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया, आइंस्टाइन सब पहचानते हैं इसे। तो फर्मी ये डायमेंशन आता है 10⁻⁻15। मेंडलीव very known person, Nobel it is a laboratory name, and Lawrence again a laboratory name। chemical laboratories के नेम है या साइंटिस्ट के नेम है या कंट्रीज के या सिटीज के। सो इन द ऑनर ऑफ दीज, क्योंकि जहाँ पे भी इसका रिसर्च होता है और जहाँ पे ये प्रिपेयर होते हैं ऑफिशियली उनका नेम उनके कंट्री या सिटी नेम से फाइनलाइज हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन देखो सब में जो है S2 कॉन्फ़िगरेशन है, 7S2 इज कॉमन फॉर ऑल, और f orbital is getting 1 electron progressively। यहाँ पे भी थोड़े एनामलस कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन एनामलस है। फाइव जीरो 6D2 है। डी में हालांकि 1 या 0 रहना, यहाँ पे इसका थोड़ा एनामलस कॉन्फ़िगरेशन है 6D2 7S2। These are all detected by spectroscopic methods। उसके बाद प्रोटैक्टिनियम में एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, 4F2 हो जाएगा। यूरेनियम में फिर से 6D1 5F3, नेपट्यूनियम में फिर से 6D1 5F4। यानी कि यहाँ तक पूरे कॉन्फ़िगरेशंस एनामलस हैं। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम 4। फिर यहाँ पे एज यूजुअल D0 D0। क्यूरियम में फिर से D1। यहाँ पे D1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको ऑलरेडी अमेरिशियम में 5F7 हुआ है, हाफ फील्ड F ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 96th वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चले जाएगा। देन अगेन D0 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 nobelium where f orbital becomes completely filled, and when you come down to lawrencium D1 again last electron enters in d orbital। so if you go with the anomalous configurations, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये एम्प्टी एफ ऑर्बिटल है, ये स्टेबल है। हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल अमेरिशियम और क्यूरियम में है, ये भी स्टेबल है। और बाद में नोबेलियम और लॉरेंशियम कंप्लीटली फील्ड एफ ऑर्बिटल है, ये भी स्टेबल है। डी ऑर्बिटल जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, क्यूरियम, then lawrencium, they are all getting 1 electron in their 5D orbital। thorium gets 5F0 orbital and it gets 6D2 orbital। ये थोड़े एनामलस कॉन्फ़िगरेशन है, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 and this will be 6 anomalous configurations where d orbital configuration is different, either they are getting 1 electron or in thorium they are getting 2 electrons। 6 में से 5 में 1 2 3 4 5
एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन में D1 कॉन्फ़िगरेशन है और थोरियम में D2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में दोनों भी हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, आउटर मोस्ट 6s2 कॉमन हो रहा है और यहाँ पे एक्टिनाइड्स में 7s2। तो इसकी वजह भी, इससे ये भी प्रूव होता है कि आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने से इनके प्रॉपर्टीज सेम हो जाते हैं। अब जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सेम, actinides are also having silvery white appearance, they are hard, they are having high density compared to lanthanides, ये hard है, density भी ज़्यादा है, and they show variety of structures due to irregularity in metallic radii which is greater than in lanthanoids। डाउन द ग्रुप गए जैसा होता है, तो यहाँ पे मेटालिक रेडियस इनका ज़्यादा है और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द सेंस BCC, SCP, CCP, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। अब स्टडी करना डिफिकल्ट है क्योंकि इनका नेचर रेडियो एक्टिविटी है, सिर्फ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं बस। थेरेटिकल मैनर में यहाँ पे आपको डिस्कशन होगा, प्रैक्टिकल वैल्यूज यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। इवन कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस भी जो इनके कंफर्म नहीं है, हम एक एवरेज एटॉमिक मास ही इनका लिखते हैं। सो बिकॉज हम एक्टिनाइड्स का बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज पता है वो डिस्कशन होगा, बाकी के पूरे प्रेडिक्टिंग है। वी जस्ट प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस को एनालिसिस करके सिर्फ इनके प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट करते जाते हैं। यहाँ पे भी साइज फैक्टर लेंगे, साइज डिक्रीज होता है थोरियम से लोरेंशियम, साइज डिक्रीजेस फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम एंड दैट डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ एक्टिनाइड्स फ्रॉम थोरियम टू लोरेंशियम with increase in atomic number is called as actinoid contraction। जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी साइज थोरियम से लोरेंशियम डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, और उस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज को हम नेम देते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी रीजन सेम टाइप का देंगे हम, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। 5f orbital electrons show very poor shielding effect, that's why outer electrons are attracted by the nucleus, due to which size goes on decreases। यहाँ पे साइज डिक्रीज बहुत ही ज्यादा होते जाता है, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे, इस वजह से actinide contraction is greater from element to element than lanthanide contraction। Why it is greater? Because of very poor shielding effect of 5f orbital electrons। वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, वाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको रीजन देना है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इसका कॉन्सिक्वेंस भी सेम, जैसे कि 4d और 5d वहां पे सेम हो गए थे, अब यहाँ पे क्या होगा, 5d और 6d सीरीज एलिमेंट्स बिकम ऑलमोस्ट सेम इन साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड्स do not show variable oxidation state, लेकिन actinoids they show variable oxidation state। लैंथेनॉइड्स में क्योंकि 4f ऑर्बिटल बहुत न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होता है, इट इज बरीड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। वहां पे लैंथेनॉइड्स में f में से इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे 5f ऑर्बिटल थोड़ा दूरी पे है, इट इज नॉट बरीड लाइक दैट ऑफ 4f ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के करीब नहीं रहता है, थोड़ा दूरी पे रहता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्टिनॉइड्स में आप s में से रिमूव कर सकते हैं, d में जो 1 या 2 आ रहे हैं उसको भी रिमूव कर सकते हैं, और f में के भी आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से एक्टिनॉइड्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी less difference between these orbitals, very less energy difference between these orbitals, that is 5f, 6d and 7s orbital। Why they show variable oxidation state is because of comparable energies of 5f, 6d and 7s orbital, and 5f remains very far away from the nucleus। यहाँ पे भी सेम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे मैक्सिमम होता है +7। नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम ये ऐसे एलिमेंट्स है जो +7 तक एग्जिबिट करते हैं अपने ऑक्साइड्स फॉर्म में, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होते जाएगा। प्लूटोनियम के बाद एमेरिशियम, बाद में क्यूरियम से लॉरेंशियम तक +3 डोमिनेंट रहता है, दे विल नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
+3 becomes common and stable for all the left out elements. 7 आता है नेप्ट्यूनियम और प्लूटोनियम तक, बाद में ये कम हो जाता है एंड फाइनली +3 इज मेंटेन्ड। यहाँ पे भी वही हाल रहेगा, अगर कोई कंपाउंड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा है तो ये +3 बनते हैं सॉल्यूशंस फॉर्म में एंड दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे कि +2, तो +3 बनने की कोशिश करते हैं, तब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। Actinoids and lanthanoids are similar when they exhibit +3 oxidation state, क्योंकि lanthanides का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, actinoids का भी अगर +3 रहेगा तो दोनों के प्रॉपर्टीज भी सिमिलर टाइप में रहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो लैंथेनाइड्स के नीचे एक्टिनाइड्स आता है तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, और 5f ऑर्बिटल दूर भी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं जिस वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और इससे क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम रहने से 6s के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5f पहले आएगा, उसके बाद आता है 6d, उसके बाद आता है 7s। 7s के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, d के भी इलेक्ट्रॉन एक या दो अगर रहेंगे, एक तो कॉमन सब में है, 5 एलिमेंट्स में है, वो भी पार्टिसिपेट करेगा, और ये न्यूक्लियस से कुछ दूरी में रहने से इसके भी कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सो electrons of 5f orbital also will take part in bonding because of the low ionization energy। यहाँ पे वही पॉइंट है, ionization energy of actinides is less than lanthanides since 5f orbital is not buried as 4f orbital in lanthanides। not buried मतलब करीब नहीं है, 4f orbital न्यूक्लियस के जितना करीब है, 5f orbital उतना करीब नहीं रहता है, and are more effectively shielded from the nuclear charge। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्डिंग इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स 5f के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिनॉइड आयॉन्स आर जनरली कलर्ड, ये भी कलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड 5f ऑर्बिटल एंड ड्यू टू ff ट्रांजिशन। color properties again because of partially filled f orbital and where what happens, ff transition takes place। Actinoids are paramagnetic, paramagnetic के reason important required is unpaired electron। अगर कोई भी आयन में f ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में या फिर s ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो समझ जाना वो पैरामैग्नेटिक है। आयन्स की जब बात करते हैं तो s 0 हो जाता है, d में भी इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, आपको देखना रहता है f ऑर्बिटल। अगर f ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी है तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, अगर 4f14 5f14 अगर है या फिर 5f0 है तब वो डायमैग्नेटिक रहेगा। लेकिन इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लैंथेनॉइड से बिकॉज ऑफ देयर चेंजेस इन देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू, दैट इज ऑल प्रेडिक्टेड। इन जनरल हम बोल सकते हैं ये भी पैरामैग्नेटिक रहेंगे, कब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहने के बाद। एक्टिनॉइड्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये एक डिफरेंट है प्रॉपर्टी लैंथेनाइड से। Lanthanides do not form complexes easily whereas actinoids form complexes easily। इनके पास ज़्यादा एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, क्योंकि इनका एक प्रॉपर्टी है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक दूसरा रीज़न है दे शो हाई पोलराइजिंग पावर। तो ये दो रीज़न के वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस आसानी से फॉर्म करते हैं। एक्टिनॉइड्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू हाइयर चार्ज एंड स्मॉलर साइज, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, चार्ज बाय साइज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहने से ये आसानी से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के मिक्सचर को अगर आप सेपरेट करना चाह रहे तो आप एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उसमें मिक्स कर दो, वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इजीली एक्टिनाइड्स के साथ कंबाइन होगा, जिससे आप लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। Due to low ionization energy, actinides are highly reactive in finely powdered form। इनका भी ionization energy almost बेरियम से मैच हो जाता है, सिमिलर दैट इज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे लैंथेनाइड्स का कैल्शियम से मैच हो जाता है।
एक्टिनाइड्स का आयनाइजेशन एनर्जी बेरियम से मैच हो जाता है एंड दे शो रिएक्टिविटी इन पाउडर्ड फॉर्म, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, दे रिएक्ट विथ एयर एंड विथ हॉट वाटर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं और हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो जाएंगे। दे कैन रिएक्ट विथ एसिड्स लाइक HCl टू प्रोड्यूस chlorides and they give out hydrogen gas, but they do not react or very slightly react with nitric acid, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते वक्त इन मेटल्स के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म होता है और वो ऑक्साइड लेयर फर्दर रिएक्शन को रोकता है। इट विल प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन ऑफ दैट metal with acid because of the protective oxide layer. They are also basic, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, रिएक्टिविटी सेकेंड ग्रुप जैसी है तो बेसिक नेचर आएगा एंड दे डू नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज, ऑलरेडी बेसिक है तो अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, सिर्फ रिएक्ट होंगे एसिड्स के साथ। कुछ यूजेस हैं, जनरली पूरे एक्टिनॉइड्स का यूज होता है रेडियो एक्टिव रिसर्च में या फिर रेडियो थेरेपी में, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट है, लेज़र टेक्निक्स जो आ रहे हैं पूरा रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है और जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स हम यूज़ करते हैं। कुछ सेलेक्टेड यहाँ पे यूजेस हम लिखे हैं। थोरियम ऑक्साइड विथ सीरियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन इनकैंडेसेंट गैस मेटल्स ड्यू टू इट्स ब्रिलियंट वाइट लाइट। जैसा कि गैस मेटल का हम ऑलरेडी सीरियम में डिस्कस करें, इसको एलॉय फॉर्म में थोरियम ऑक्साइड भी मिक्स करते हैं। Thorium is used in atomic reactors. Thorium salts are used in medicine for the treatment of cancer. Uranium salts are used in glass industries, textiles, ceramics and medicines. तो रेडियो एक्टिविटी हर जगह अप्लाई होते जा रही है, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं हम रेडियो एक्टिविटी के लिए ताकि मेथड प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है, लेकिन हैजार्डस तो है, इट विल अफेक्ट ह्यूमन बॉडी। Uranium-235 isotope is used in atomic reactors and atomic bombs. Plutonium-239 is also used in nuclear fuel. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं। ओवरऑल इंपॉर्टेंट यूजेस हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यू कैन गो थ्रू ऑल दिस, अभी तक तो इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए, जस्ट एज ए नॉलेज बेसिस यू कैन गो थ्रू ऑल दिस uses of D and F block elements. Titanium is alloyed with aluminum or tin and used in construction of aircraft frames and jet engines due to lightweight and high strength. As it is highly resistant to corrosion, titanium is used in construction of pipes, pumps in chemical industries. Titanium oxide अगर देखेंगे TiO2, इसका वाइट शाइनिंग नेचर है, नॉन पॉइजनस है, इस वजह से इसको हम पेंट्स में यूज़ करते हैं, टैबलेट्स के कोटिंग पे भी यूज़ करते हैं। आप टैबलेट्स के कवरिंग्स देखो, उस पर मैंशन रहता है, पूरा कंपोजिशन मैंशन करते हैं और कोटिंग देते हैं, टिटानियम ऑक्साइड कोटिंग बोल के लिखे हुआ रहता है। दैट टिटानियम ऑक्साइड कोटिंग इज नथिंग बट हैविंग ब्रिलियंट वाइट नेचर, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन इवन कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, cosmetics or toothpaste because of its brilliant white nature. MnO2 is used in dry battery cells, जो हम पेंसिल सेल वगैरह एवरेडी सेल्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी MnO2 यूज़ होता है। अलॉन्ग विद जिंक इज़ यूज्ड, निकल, कैडमियम। अब रिचार्जेबल बैटरीज जो आ रहे हैं, जो हम माइक्स में वगैरह यूज़ करते हैं, ये पूरे नाइकैड बैटरीज होते हैं, निकल कैडमियम बैटरीज, देयर निकल एंड कैडमियम इज यूज्ड। कॉमन जिंक यूज़ होता है। Iron is used in construction material, nuts, chains, bolts, these are all prepared using iron and is used in preparation of alloy steel. Metallurgy chapter में हम देखें chrome steel, stainless steel, nickel steel, they are all prepared using main raw material that is iron. Copper is used in making electrical wires and important alloys like brass and bronze. Copper की conductivity ज़्यादा है, इस वजह से electrical wires में use करते हैं। UK copper coins are copper coated steel and whereas UK silver coins are copper nickel alloys. The currencies used there, they are nothing but alloys of copper. Gold and silver are used in jewelry materials.
ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की जो कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट, बिकॉज दे प्रोवाइड सरफेस एरिया। ये ऑलरेडी पूरे हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं। वैनाडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड विथ ट्राईमीथाइल अल्यूमिनियम और ट्राईईथाइल अल्यूमिनियम, इट इज़ कॉल्ड एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, जिसको हम पॉलीमराइजेशन पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए, ईथीन से पॉलीथीन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन या आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड इन Haber's process for the manufacture of ammonia, nickel catalyst in hydrogenation of oils, palladium chloride, it is used in Wacker's process of oxidation of ethine to ethanol. It should be ethanol here. And nickel complexes are used in polymerization of alkynes and other organic compounds. So these are all some applications where these transition metals, B block elements, are used as catalyst. Silver is used in preparation of nitrates, silver nitrate solution जो हम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिल्वर हैलाइड्स, खासकर AgBr, AgBr is a photosensitive material which is used in development of फोटोग्राफ्स को डेवलप करने के लिए ये यूज़ करते हैं AgBr solution because it is a light sensitive material। और इसके ऊपर जो अनरिएक्टेड फोटोग्राफ्स के ऊपर जो अनरिएक्टेड AgBr रहेगा उसको हम हिपो सोल्यूशन के ज़रिए से निकालते हैं। सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ करके AgBr को हम रिमूव कर देते हैं। पहले फोटोग्राफ्स को डेवलप करने के लिए AgBr के साथ हम ट्रीट करते हैं, बाद में केमिकल रिएक्शन होने के बाद AgBr जो अनरिएक्टेड बचता है उसको हम हिप्पो सोल्यूशन यानी कि सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करके ये AgBr को हम रिमूव कर देते हैं। Chromium is used in making alloys like stainless steel, wires in electrical devices, and pigment in paints and other coatings. Chromium gives very good colors like green color. Chrome का मतलब ही color है, so that's why it is used in preparation of paints. Zinc is used to prevent corrosion of iron. ये galvanizing agent है, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग देते हैं ताकि आयरन रस्ट होने से बच जाए by forming a thin film above iron surface. So coating given on iron surface, that process we call it as galvanization, where zinc coating is applied. यानी कि अगर रस्ट हो रहा भी है तो पहले जिंक खत्म हो जाएगा, जिंक will undergo oxidation and it will prevent iron from rusting. It is used in alloys and batteries. बैटरीज में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है जिंक का, जो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। Again, zinc oxide is used in vulcanization of rubber, in paints, cosmetics. Cosmetics में बहुत important use है zinc oxide का। इसका white nature, zinc oxide, we call it as zincite, जिसका brilliant white color है, इसको खासकर cosmetics में use किया जाता है। Photographic papers as a white pigment. Zinc is used in extraction of silver and gold. MacArthur Forrest process, metallurgy में हम पढ़े हैं, जहाँ पे पहले स्टेप में सोडियम साइनाइड के साथ हम गोल्ड या सिल्वर को रिएक्ट करते हैं, बाद में पाउडर जिंक डस्ट या जिंक पाउडर को यूज़ करके सिल्वर और गोल्ड को प्रेसिपिटेट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। मर्क्यूरी as it is a liquid metal, it is used in thermometers or barometers, pressure measuring device, temperature measuring device, and it is used in electrodes also. Platinum is used as catalyst in chemical and petroleum industries. तो ये पूरे एप्लीकेशंस है, डी एंड एफ ब्लॉक के सेलेक्टेड है, बहुत सारे यूजर्स हैं। इन एंड अराउंड हम जितने भी सब्सटेंसेस देखते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट आता है या कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट आता ही आता है। सो दीज आर ऑल सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में आपको फोकस करना है, मेनली दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हम पढ़े हैं। थियरी के लिए बोल रहा हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए डेफिनेटली कोई एक पूछते हैं। बाद में डी एंड एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पूरे प्रॉपर्टीज़ देखना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कैटेलिटिक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, साइज के ऊपर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना क्योंकि पूरे कलर प्रॉपर्टी है, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इस वजह से पूरा चैप्टर में पॉइंट वाइज दिया हूँ
ये पूरा वीडियोस जितने भी ये बने हैं अब तक 8 पार्ट्स पूरे आप नोट कर लो पॉइंट वाइज और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करो। आई हैव कवर्ड द नीड पॉइंट्स ऑल्सो, क्योंकि ये चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरा एनसीईआरटी कवर अप हो चुका है। तो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त पूरा थरो हो जाओ ये चैप्टर से, इंशाल्लाह कवर आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन से आपको जो है थरो रहना है, एटॉमिक नंबर, देयर electronic configuration, especially 3D series, right? So that's the end of the D and F block elements chapter.